मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बेहद श्रृंखला आपके लिए शुरू कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज का। तो जैसा कि मैंने वादा किया था टेस्ट सीरीज के लिए, और जो जिन लोगों का क्लास आपका पेड बैच का जो चल रहा था वो क्लास आपको दे दी जाएगी। क्लास मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और वो जल्दी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके गाइस, तो चलिए मित्रों, आज ये टेस्ट सीरीज का जो प्रोग्राम है ये बेहद इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इतिहास जैसे विषय में जितना हम लोग प्रैक्टिस करें उतना ही बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके तथ्यों का जो संकलन है वो तथ्यों का संकलन हम लोग जब प्रश्नों को करते हैं तभी अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए आज शुरू किया जाएगा। इस निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राज्य की संरक्षण प्रदान किया था? तो ये जो मुगल काल का पतन के दौर है, तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे पहले क्वेश्चन करने चल रहा हूँ गाइस, और उसके बाद फिर मिडिवल पे, फिर आपका एशियन पे। तो देखिए, ध्यान सबसे मॉडर्न पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं, क्योंकि मॉडर्न को सबसे पहले कवर कर लिया जाए, फिर इसको जो है अन्य विषयों को कवर करते हैं। तो शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, कौन था गाइस? तो ये था कौन? कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था गाइस? कौन था? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह वह शासक है जिसने क्या किया था गाइस? क्या किया था? जो जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो उर्दू साहित्य का सर्वाधिक विकास इसी के दौर में माना जाता है, और ये उर्दू भाषा की जो शुरुआत है वो दिल्ली सल्तनत में 29 के समय में मानी जाती है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे। मुगल काल में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे इरफान हबीब, J.F. रिचर्ड्स, W.H. मोरलैंड, सतीश चंद्र। गाइस, ये कौन इतिहासकार है? सतीश चंद्र। सतीश चंद्र की किताब आप पढ़ते ही हैं, मेडिवल हिस्ट्री की। तो 1959 में 1959 ईस्वी में सतीश चंद्र की पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 40 में पहली बार मुगल साम्राज्य की संरचना का अध्ययन का गंभीर प्रयास किया गया था। इसमें किसमें किया गया था? पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1907 से 40। सतीश चंद्र ने साम्राज्य की कुछ प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया और उन्हें मुख्य रूप से क्या बताया कि मनसबदारी और जगीरदारी व्यवस्था की छानबीन करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने भू राजस्व के माध्यम से वेतन उसमें जो दिया जाता था, अन्य जिम्मेदारियों के अलावा अंततः उन्होंने इस व्यवस्था को इसका जिम्मेदार कारक माना। 18वीं शताब्दी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? पेशवा बाजीराव प्रथम, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के राणा जगत सिंह, आजमेर के सवाई जय सिंह। चलिएगा, इस कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वीं शताब्दी का कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? तो ये थे गाइस अजमेर के सवाई जय सिंह। तो सवाई जयसिंह आमेर का कछवाहा नरेश तथा जयपुर नगर का संस्थापक जिसे माना जाता है। आप जानते हैं हवा महल इन्होंने ही बनवाया। और सवाई इन क्या थी? इनकी उपाधि थी जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इसे विधिवत रूप से प्रदान की गई थी। तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये भी एक सवाल है। तो ये मुगल शासक जो फर्रुखसियर था, कौन था गाइस? फर्रुखसियर। इस फर्रुखसियर ने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो ये भी सवाल आपका इसी से एड हो गया कि एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? तो वह था फर्रुखसियर। फिर बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि जो सवाई जय सिंह ने जयपुर सहित 5 नगरों में जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, उसमें से अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा में इन्होंने करवाया था। दूसरा जो नगर था उत्तर प्रदेश का बनारस, जहाँ पर इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी बनारस में।
और दिल्ली का आप जानते हैं कि जंतर मंतर, दिल्ली दिल्ली में जो जंतर मंतर आपका है इसी के लिए जाना जाता है, दिल्ली। और फिर उसके बाद एक था मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में तो जयपुर है ही है, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया। और एक स्थान मध्य प्रदेश में था जिसका नाम था उज्जैन। क्या नाम था गाइस? उज्जैन। ये उज्जैन भी जो है इसी के लिए जाना जाता है। किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की थी? अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल, निजाम उल मुल्क, महादजी सिंधिया। कौन था गाइस? किसने 1771 ईस्वी में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? ये थे महादी। तो पेशवा माधवराव के समय में मराठा से नेता जो महादजी सिंधिया ने 1771-72 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम को इलाहाबाद से दिल्ली लाकर पुनः दिल्ली तख्त पर बैठाया और मुगल सम्राट ने मराठों को अधीनता स्वीकार कर ली। और इसके पहले वह अंग्रेजों के कैद में इलाहाबाद में, जो कि इलाहाबाद की संधि हुई थी, वहाँ थे। किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ कर सैयद बंधुओं की सहायता की थी? शिवाजी द्वितीय, शाहू, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ। चलिए गाइस बताइएगा। ये थे बालाजी विश्वनाथ। कौन थे गाइस? बालाजी विश्वनाथ। तो आपको बता दूं कि जो बालाजी विश्वनाथ जो कि 1713 से लेकर के 20 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया और 1719 ईस्वी में इन्होंने मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी। और बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। 1713 ईस्वी में इनको शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था और बालाजी की मुख्य सफलता 1719 में मुगल बादशाह की उसे सैयद बंधु हुसैन अली द्वारा मराठाओं को की गई संधि थी। और इसी के संधि के अनुसार जो है मुगल बादशाह ने शाहू को महाराष्ट्र और शाहू द्वारा विजित प्रदेशों को स्वामी मान लिया और दक्षिण भारत की 6 सूबों से चौथ गया और सरदेश मुखी वसूल करने की अनुमति दी गई। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो शाहू ने मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देना तथा मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। और रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रिचर्ड टेम्पल ने इसे क्या कहता है? मराठों का मैग्ना कार्टा कहता है। और 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर के बंधुओं की मदद से दिल्ली पहुंचे और उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। तो फर्रुखसियर के समय में ये सैयद बंधु बहुत ही फेमस हुए, बड़े ही कूटनीतिक जो प्रवृत्ति के थे और इन लोगों ने ये फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में बहुत बड़ा योगदान एक तरीके से देखा जाए तो किया गया था इनके द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस अवध के शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? सादत खां, सफदर जंग, शुजाउद्दौला, आशफउद्दौला। कौन था गाइस? ये था गाइस सफदर जंग। कौन था? सफदर जंग। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था? ये था कौन गाइस? कौन था गाइस? सॉरी एक मिनट। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनमें से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा? मैं कौन सा सवाल कहाँ ला दिया यार दिमाग का। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनमें से किसका न्यूनतम काल रहा? मोहम्मद शाह का, बहादुर शाह का, फर्रुखसियर का, जहांदार शाह का। चलिए गाइस बताइए।
ये था जहांदार शाह का। किसका था गाइस? जहांदार शाह का। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो जो शासन काल है न्यूनतम इसी का था। और जैसे बहादुर शाह का था 1760 से 1712, फर्रुख सियर का था 1713 से 19, मोहम्मद शाह का शासनकाल था जो कि 1719 से लेकर के 48 ईस्वी तक रहा। और जहादर शाह बहादुर शाह का प्रथम पुत्र था जिसने अपने भाइयों अजीम उस्मान, रफी शान और जहान शाह की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त भी किया था। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? भारमल को, जयसिंह को, जसवंत सिंह को, राम सिंह को। तो गाइस ये किसको दी गई थी? जय सिंह को। किसको दी गई थी? जय सिंह को। तो आमेर के जो जय सिंह को मुगल सम्राट जहांदार शाह ने, किसने? जहांदार शाह ने। कौन मुगल सम्राट था गाइस? जहांदार शाह। जहांदार शाह, ठीक, ये मुगल सम्राट था। जहांदार शाह ने जय सिंह को ये पदवी दी थी मिर्जा राजा की। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, ये तो हो गया जहांदार शाह का था। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, साम्राज्य का वजीर, सूबा का बिहार का दीवान। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, साम्राज्य का वजीर, सूबा का बिहार। ठीक, कौन सा पद था गाइस? ये था साम्राज्य का वजीर। तो मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 ईस्वी में मुगल शासक बना और उसने अवध के नवाब सफदरजंग को दिल्ली साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया। इसी के बाद उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर के नाम से पुकारे जाने लगे। निम्नलिखित में से किस दरबारी गुट ने 1719 ईस्वी में फर्रुख सियर के अंत के बाद सैयद बंधुओं की शक्ति को नष्ट किया था? ईरानी वर्ग, तुरानी अमीर, राजपूत उभरा, अफगान नेता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कौन था ये? तो उत्तर मुगल कालीन शासकों के दरबार में ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी गुट सक्रिय थे। इनमें से हिंदुस्तानी गुट के सैयद बंधुओं की प्रसिद्धि किंग मेकर के रूप में थी। अंततः मुगल शाह जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में तुरानी गुट के निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं की शक्ति नष्ट कर दी गई थी। तो कौन सा गुट था गाइस? तुरानी गुट था। जिस शासक, इसका क्या नाम था? निजामुल मुल्क। किसने किया था? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, ओके, ये था। मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने अच्छा, एक मिनट, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल में किस का वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। ठीक, मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। कारण, मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया क्योंकि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। क्या ये कारण सही है? तो आइए देखा जाए। तो इसका मुगल साम्राज्य में जो कुलीन राज्य के अधिकारी थे, मुगल पदानुक्रम व्यवस्था में उनके स्थान के अनुसार उन्हें पदवी दी जाती थी और इन पदवियों को मनसब कहा जाता था। मनसब प्राप्तकर्ताओं को मनसबदार कहा जाता था और उन्हें भू राजस्व जागीर के माध्यम से वेतन भी दिया जाता था। अन्य जिम्मेदारियों के अलावा मनसबदारों को एक फौज भी रखनी पड़ती थी और सैनिकों के वेतन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। तो फौज की रख रखाव जागीर की आमदनी से भी होता था और ये सैनिक मनसबदारों की ताकत के आधार थे और भू राजस्व वसूल करने में भी सहायता करते थे। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। पहला आपका कथन और कारण व्याख्या भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतिम मुगल बादशाहों को सही क्रम को प्रदर्शित करता है? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, चलिए गाइस बताइए। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय।
कौन सा इसमें सही है गाइस? अंतिम मुगल बादशाह में तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया था, ये आप जानते ही हैं। हाँ, तो इसमें अंतिम वाले में देख लीजिए जो, तो 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसी समय जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो आप जानते हैं कि उत्तराधिकार का जो युद्ध है होता है, तो इसमें औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है, फिर उसके बाद जहांदार शाह होता है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जफर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यदि अगर इसमें देखा जाए तो पूर्वजों के समान ना तो गुण थे इनमें, ना तो कोई बहुत अच्छी स्थिति थी। तो इसमें हम लोगों ने जो देखा, अंततः जो निष्कर्ष निकला, क्या सही निकला? आलमगीर द्वितीय हुआ था, फिर शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये क्रम आपका सही है। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह के, शाह आलम के, फर्रुखसियर के, उस्मान शाह के? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो ये हुआ था गैस मोहम्मद शाह के। किसके शासन काल में था? मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? शाह आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? क्या नाम था गाइज, जिसे आप जानते हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था और मुगल वंश का अंतिम शासक रहा, और जिसे जफर उपनाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह द्वितीय ने ही 1837 से 1857 तक शासन किया था, और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद उसे बंदी बना लिया गया, और फिर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में जिसका पद समाप्त कर दिया गया। अब बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भी भेज दिया गया था? म्यांमार की राजधानी जो रंगून, यंगून हुआ करती थी, भेज दिया, और 1862 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, फर्रुखसियर, बहादुर शाह द्वितीय। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बंगाल में अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी? चलिए गाइस बताइए बताइए बताइए। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, फर्रुखसियर, बहादुर शाह। ये था गाइस का फर्रुखसियर। तो इसमें अगर आप देखिए कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले में बिना अतिरिक्त चुंगी के व्यापार करने तथा कलकत्ता के निकट 38 गांव खरीदने, बंगाल में शाही मुद्राएं के प्रयोग की अनुमति किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? दुर्गादास, छत्रसाल बुंदेला, राजा जय सिंह, राजा राम। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? कौन था भाई? इनमें से किसने मुगलों के साथ युद्ध नहीं किया था? पहला दुर्गादास, दूसरा छत्रसाल बुंदेला, और तीसरा राजा जयसिंह, राजा राम। तो कौन था गाइस? राजा जयसिंह। क्यों? क्योंकि जयपुर नरेश राजा जयसिंह ने औरंगजेब के पक्ष में अनेक युद्धों में भाग लिया था, और जयसिंह ने दक्षिण में बीजापुर मराठों के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो दक्षिण का विजय है उसमें जयसिंह खुद ही भाग लिया था, तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध नहीं किया था। लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? मोहम्मद शाह के, जहांदार शाह के, फर्रुखसियर के, शाह आलम द्वितीय के? बताइए। ये थी जहांदार शाह के। किसके थी? जहांदार शाह। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? बहादुर शाह के, फर्रुखसियर के, मोहम्मद शाह के, जहांदार शाह के?
ये था मोहम्मद शाह रंगीला। तो 1739 ईस्वी में बहादुर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत का शासक था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? बहादुर शाह, फर्रुख शेर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। चलिए गाइस, किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? बादशाह का नाम शाह बेखबर। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट सवाल है, जो जवाब दे दे मैं जान लूं कि हाँ। चलिए, किस उत्तरवर्ती बादशाह का उपनाम शाह बेखबर था? तो ये था गाइस बहादुर शाह। कौन था गाइस? बहादुर शाह। ओके। तो औरंगजेब के पश्चात जब उसका पुत्र मुअज्जम दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो 1707 में बहादुर शाह के प्रथम के नाम से मुगल शासक बना। इतिहासकार खाफी ने कहा कि बादशाह राजकीय कार्य में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग इसे शाह बेखबर कहने लगे। किसने कहा था गाइस? इतिहासकार खाफी खान ने इसे कहा था। किसने कहा था? इतिहासकार खाफी खान ने कहा कि लोगों ने इसे ये इतना मतलब अपने कार्यों से ना जो है अधिक लापरवाह हो गया तो लोगों ने शाह बेखबर की इसकी पदवी दे डाली। ठीक है, ये रहा आज की सीरीज श्रृंखला। हमें कैसा, आपको कैसा लगा गाइस, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं आप। कल फिर मिलते हैं 20 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।